आइए आपको सीधे लिए चलते हैं जयपुर के बिरला ऑडिटोरियम, जहां पर सिक्किम के राज्यपाल ओम माथुर का नागरिक अभिनंदन समारोह है। कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं सिक्किम के राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर। और राजनीतिक क्षेत्र के भी सारे जुड़े हुए कार्यकर्ता बंधु, इस कार्यक्रम में मैं क्या बोलूं, तू बड़ी विचित्र स्थिति में खड़ा हूं और मैं अपनों के बीच खड़ा हूं, लेकिन कुछ अलग भूमिका में हूं, ये बात तय है। लेकिन जब इसमें देखता हूं तो मैं इसको अभिनंदन का, तू बड़ी विचित्र स्थिति में खड़ा हूं और मैं अपनों के बीच खड़ा हूं, लेकिन कुछ अलग भूमिका में हूं, ये बात तय है। लेकिन जब इसमें देखता हूं तो मैं इसको अभिनंदन का कार्यक्रम नहीं मानता, ये मैं अपनों का अपने मेरे ऊपर समय मानता हूं कि आपका अपार समय मेरे ऊपर है। बंधुओं, वास्तव में आज मेरे जीवन की, या कहूं कि मेरी जन्मपत्री काफी खंगाली गई है और लोगों ने अपने अपने अनुभव बताए। वास्तव में मैं कोई विद्यार्थी जीवन में बहुत ठीक तरह का व्यक्ति नहीं था, जाति नहीं था। 1972 में 71 का साल, थोड़ा मदन जी उस कहानी को ठीक नहीं बता पाए, काफी लोगों को पता है, लेकिन वास्तव में वो कहानी सही है। बाली में संघ का पथ संचलन का कार्यक्रम था और प्राण प्रचारक उसमें ब्रह्मदेव जी थे, उनका बौद्धिक होने वाला था। मदन जी शुरू से हमारे घोष के मास्टर रहे, आड़क बहुत अच्छी, छोटा जो बैंड ना वो बहुत अच्छी बजाते थे। ये लोग भी पाली से लेकर आए थे। उसमें मैं जिला परिषद विद्यालय जी थे जिनको गुरु कहते थे। वो हमसे से सब शैतानों को पूरा तीनों जिलों में बहुत सजीव संपर्क रखता था। जो अच्छे खिलाड़ी हो, थोड़े ऊंचे कदकाठी के हो, जो हर मामले में भिड़ने की हिम्मत रखते हो, तो उनको भी निमंत्रण दिया गया, हमारे संघ का प्रदर्शन है, आप आइए। मैं भी चला गया, हमारी पूरी टीम थी 10-12 की। परिवार में शुरू से घोड़े रहे, हमने घोड़े खूब चलाए, घोड़े रेस भी किए। तो मदन जी के उस संघ के कार्यक्रम में जो घोड़े पे फल लेके बैठने वाले थे, वो मदन जी गणपति सोनी थे माली के। अच्छा, 8 फुट मोटे ताले। अब घोष का जैसे ही वो बढ़े, वाज ड्रम में डंडा पड़े, घोड़ा बिक के। तो गुरु ने आके कहा, हमें टाइम दिया हुआ है, घोड़ा तो बिदक रहा है थोड़ा। मैंने कहा लाओ मैं ठीक कर दूं। 5 भी नदी बहती थी, मैंने दौड़ाया, उसके मुंह में झाग आया, मैं खड़ा कर दिया। फिर भी वो बैठे नहीं। तो बड़े होशियार होते हैं ना संघ वाले, तो कैसे पकड़ा जाए। तो मुझे कहा आप बैठ सकते हो क्या? मैंने कहा आपकी ड्रेस ही मेरे पास नहीं है, कहां से बैठूंगा। तो विद्यार्थी जी का नहीं, वस्तु भंडार में मिलती, अभी आपको लाके पहना देते। तो मैंने कहा मेरे पास पैसे ऐसे नहीं है। तो देखा कि ऐसा मिल रहा है जिसको जिंदगी भर घोड़ी पे नहीं बिठाना है, तो बिना पैसे ही ड्रेस दे। और मेरी संघ की प्रार्थना घोड़े पे बैठने की वजह से पहली प्रार्थना हुई। लेकिन मैं कह सकता हूं कि संघ ने मेरे जीवन में पूरी टेबल टर्न की। मैं जिस रास्ते में चल रहा था, शायद पता नहीं आज वो कहां जाता रास्ता, लेकिन मुझे टेबल टर्न करके ठीक जगह लाया। ऐसे कई उदाहरण मैं कोई कल्पना नहीं कर सकता। 1979 में इमरजेंसी के तुरंत बाद माननीय दत्तोपंत जी ने किसान संघ बनाया। मेरी भी खेती में रुचि थी, घर में अच्छी खेती थी, और उसमें माननीय लक्ष्मण सिंह जी उस समय संवाद प्रचारक थे।
वो लक्ष्मण सिंह जी को किसान संघ का प्रांत का संगठन मंत्री का दायित्व दिया। और लक्ष्मण सिंह जी हमारे फार्म में पहले भी आया जाया करते थे। मेरे फार्म में उस समय अब तो काफी कुछ डेवलप हो गया। एक बड़ा सा टैंक बना रखा था, कॉलेज के विद्यार्थी वहीं पढ़े रहते थे, मेरे वहीं। तो लक्ष्मण सिंह जी जनरली मतलब प्रवास होता तो आके बैठ जाते थे और टंके टाके के नीचे बैठ के जवानों के मेरे ऊपर पानी डालो बाल्टियों से, और वो छट्टे नहीं थे, घंटे भर तक पानी डलवाते रहते थे। तो उन लोगों के ध्यान में आया, मुझे उनके साथ लगा दिया। बंधुओं, ये ओम प्रकाश माथुर इस जयपुर में 10 साल तक चौमू हाउस में कर्नल नरपत सिंह जी के मकान के बंगले के पीछे गैरेज में रह के किसान संघ को खड़ा किया। गैरेज में रहकर उस समय बड़ा विचित्र था। जब नया नया किसान संघ में मैं आया तो बिस्तर भी एक हुआ करता था। आज यहां होगा कहीं ना कहीं भीड़ में किसान संघ का उत्साह का कार्यकर्ता, मेरा नंदाल जाकर जरूर होगा यहाँ। जब वो कभी कार्यालय आते तो बिस्तर आड़ा बिछाते थे, टांगे नीचे रहती थी। ऐसी परिस्थितियों में काम शुरू किया। धीरे धीरे काम बढ़ा, काम करने की कुवत थी मेरे में। जयपुर जालोर सिरोही जिले में वहां जीरा पैदा होता है, पानी के समय बड़ी प्रॉब्लम थी। मंडी थी ऊंचा, तो जीरा को ऊंचा ले जाने में बड़ी किसान को दिक्कत आती थी। मैंने कहा क्यों दिक्कत आ रही, हम ले जाएंगे जीरा। और 1984 में एक ऐतिहासिक आंदोलन हुआ, जिसको इंडियन एक्सप्रेस जैसे अखबार ने पूरे हिंदुस्तान में मेरे फोटो के साथ छापा। मेरा उस समय हमने कहा हम कानून तोड़ेंगे, हम जीरा लेके जाएंगे और मंडी में किसान खुद बेचेगा। उसमें पीएन भंडारी साहब सेल टैक्स कमिश्नर थे, दीपक उप्रेती वहां प्रोफेशन में एसडीएम लगा हुआ था, और वो एसडीएम आए, कानून बदला। और उस समय नरेंद्र मोदी जी ने भी, क्योंकि वो भी मेरे विभाग प्रचारक थे, मेरे संघ का काम था, वो संघ के काम में विभाग प्रचारक, मैं किसान संघ में आ चुका था। लेकिन मैंने उनसे भी कहा कि उधर से किसान संघ गुजरात में हमारा स्वागत करे, और वो स्वागत हुआ, कानून तोड़ा। और उसके बाद नरेंद्र मोदी और हमारी मित्रता भी बढ़ी। लेकिन जब वो ताकत देखी, क्योंकि मैं चौमू हाउस चौराहे पे रहता था, आदरणीय भैरू सिंह जी जो आज कार्यालय है, उस कार्यालय में नेता प्रतिपक्ष के साथ रहते थे। तो उन्होंने लक्ष्मण सिंह जी को और सोहन सिंह जी को पूछा, भाई ये जवान कौन है जिसने इतना विशाल आंदोलन किया। यानी रानीवाला से लगाकर मंडाली चौकी तक ट्रैक्टर खत्म नहीं हुए थे, 128 ट्रैक्टर की टोली जीरा सही उस समय निकली थी। तो भैरू सिंह जी के ध्यान में आया कि लड़का कौन है। लंबा चौड़ा व्यक्ति लगता तो नहीं कि पीछे माथुर लगता होगा, लेकिन ये भी ग्रामीण जीवन का। तो मुझे एक दिन सोहन सिंह जी और लक्ष्मण सिंह जी ने भारतीय भवन बुलाया। अब तो भारतीय भवन भी बहुत बड़ा हो गया, और मुझे एक संकेत किया कि कभी जब जयपुर में रहो तो रात को भैरू सिंह जी सामने रहते हैं, मिलने जाया करो। हम भी जवान थे, मैंने कहा इतने बड़े आदमी से मिलने जाएंगे तो मजा ही आएगा कुछ न कुछ। हम जाने लगा, लेकिन वो जीरा आंदोलन की रैली मेरी भारतीय जनता पार्टी की ट्रैक का फाउंडेशन बना, ट्रैक का फाउंडेशन। 85 में चुनाव आए, पाली जालोर सिरोही में 16 सीट थी लोकसभा की, 2 सीट लोकसभा की, 16 विधानसभा की सीट थी। हम सिर्फ एक बार 80 में 1 सीट देते थे, वो भी निर्दलीय सांचौर में। 85 में हम 3 सीट जीते, वो भी पाली जिले में। पाली जीते पुष्पा जैन, खार से जीते खंगार सिंह, और रायपुर जीते थे हीरा सिंह चौहान। तो मेरा जब मन बना, मुझे दोस्ती होने लगी, भैरू सिंह का आंदोलन लगा। उन्होंने कहा यार आपने इतना बड़ा आंदोलन किया, हमारी सीटें तो आती ही नहीं, चलती रही गाड़ी। मैंने कहा हमारे अनुसार अगर कहोगे तो टिकट देंगे तो आ जाएगी, मैं कहूंगा तो टिकट को सोशल रिप्रेजेंट करोगे तो आएगी। चर्चा चली, भैरू सिंह जी, मैं, लक्ष्मण सिंह जी, सोहन सिंह जी। 10 बैठकों के बाद ये निर्णय हुआ भैरू सिंह जी का कि 90 में 89 आते आते मुझे एक तरह से कह दिया गया कि तुम अनऑफिशियली बीजेपी को देखते रहो।
मैंने कहा बड़ा विचित्र काम है, किसान संघ का काम करते कहा मुझे फेंकते। हम तो किसान संघ में धड़ल्ले से भाषण देते थे, राजनीतिक जूता दरवाजे के बाहर खोल करके हमारा आया करो, नहीं तो हमारे यहाँ प्रवेश नहीं। और उस आदमी को कहते जाओ तुम राजनीति में। तो मेरू सिंह जी ने कहा नहीं, 3 सीट आप टिकट नहीं दोगे, बाकी तो नहीं दो। सहयोग से टिकट हमारे कहने के अनुसार सब राय से दिए। अब उस समय समझौता था जनता दल से, 1 सीट बाली की जनता दल को थी। हमें चुनाव हुआ, मीटिंग हुई, मेरू सिंह जी क्या करोगे? मैंने कहा साहब 16 में से कम अगर ऐसे टिकट दिए तो 9 सीट आएगी। अब मेरू सिंह जी जैसा होमोजीनियस स्वभाव, मैं भी वैसा मस्ती से, उन्होंने आखिरी मीटिंग में जब चौन सिंह जी, लक्ष्मण सिंह जी बैठे, मेरू सिंह जी और मेरू सिंह जी के घर पे ये C51 में, तो मेरू सिंह जी ने उल्टे उल्टे मुझे मजाक की कि ठीक है ओम जी, ऐसी हो तो 9 की 13 कर देना। मैं साहब 13 की तो गारंटी नहीं लूंगा, लेकिन 9 तो जरूर आएगी। अगर 9 नहीं आई तो मुझे सुन देना। और सहयोग ऐसा बैठा, ये बैठे मदन जी गवाह है, वो जो निर्दलीय जनता दल का कैंडिडेट था वो कमजोर था, और वह हमारे एक फपूंद खड़ी होती थी निर्दलीय, और इन सब ने प्लान किया भाई साहब इसकी मदद करो, ये जीत जाएगा। और उसमें फिर बाली से अमृत प्रभात 2.5 वोट ऐसा के लिए जीत के आया और 13 सीट आई। और उसी दिन मेरी भारतीय जनता पार्टी में संसद मंत्री का नाते घोषित, और लगभग 12 वर्ष में उस कार्यालय में रहा। वसुंधरा जी, आपने तो पता नहीं बीजेपी के कार्यालय को क्या क्या बना दिया, भगवान जाने कहाँ तो लकड़ियां लग गई, कहाँ हॉल बन गए, कितने एसी लग गए। ये संगठन मंत्री तो 12 साल तक कूलर में उस कार्यालय में एक छोटे से कमरे में रहा, एक कमरे। आपने खर्चा किया, आपने आखिर कोई ना कोई आगे इतना बड़ा आदमी तो हमारे साथ तो होते हैं, अच्छा क्या हो, वो अच्छा क्या, लोग आराम से कर रहे। तो उसमें भी खड़ा हुआ। अब आइए देखें आगे मेरी परीक्षा। 92 में ढांचा टूटा, 5 सरकारें भंग की, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हिमाचल और दिल्ली। 93 में वापस चुनाव आए, बेटा है अभिमन्यु रेड्डी जी, वो छोटा सा था, बेटा है गया, हाँ बेटा है। तो रात को मेरू सिंह जी को मुंह में लाके गोली डालता रहे। अब मेरू सिंह जी ने जिद की कि मैं गंगानगर से लड़ूंगा। हमारी टीम ने निर्णय किया कि नहीं, गंगानगर से नहीं जीत पाएंगे। मैंने मेरू सिंह जी को कहा साहब आप नहीं जीतोगे। उन्होंने कहा कल आया पार्टी में जवान और मुझे कहना नहीं जीतूंगा। और हमारी काफी जोड़ हुई, लेकिन वो जोड़ होमोजीनियस होती थी, खूब जोड़ करके पापड़ की सब्जी और रोटी दोनों साथ ही खा लेते C51 में। बहुत जिद हुई, नहीं माने। तो मैंने पुष्प जी को रिक्वेस्ट की, मैंने कहा पुष्प जी तुम्हारे पास एक काम तो है नहीं अभी, एक काम करो, ये मेरू सिंह जी उस समय एक फार्म जाके कोई भी भर सकता नक्षत्र में खोलो, और हम 4-5 फार्मों के नक्षत्र कराते थे। तो मैंने कहा पुष्प जी तुम फार्म भर दो। मुझे नहीं फार्म भरा, क्या कहेंगे आप साहब, लेकिन जो कहेंगे मुझे कहेंगे, चिंता मत करो ना, कमर बहुत मजबूत है, मार खाने के लिए चिंता मत करो। पुष्प जी ने फार्म भरा, दूसरे दिन अखबार में आया, मेरू सिंह जी जबरदस्त नाराज, बहुत ज्यादा नाराज, कैसे लेंगे, क्या लेंगे, क्यों लेंगे। हम रिक्वेस्ट करते रहे साहब आप मानो, लेकिन फिर वो आखिर में हमको 1.5 दिन दिया, तो चलो मैं 1.5 दिन के लिए आ रहा। वसुंधरा जी जब बीजापुर आप गई हो, अब तो रोड बन गई उस काल में, तो मंडा काकरेड़ी तक ले जाने में 12 किलोमीटर में 4 घंटे मेरू सिंह जी को पत्थरों में कुदाता हुआ ले गया, और पूरी गाड़ियां पुष्प को और मेरे पूरे रिश्ते थे। और कितने लोग थे? 400 लोग। 400 लोग के लिए सीधी मुख्यमंत्री वहां गया, आए, बाली में मीटिंग थी, आगे कह दिया भाई देखो उन जी ने तो मुझे बाटों में फंसा दिया, क्योंकि वहां बाली में काफी हिस्सा ट्राइबल हिस्सा है, और उस काल में सड़कें भी नहीं थी, बाद में सड़कें खूब बन गई, वहां मुझे फंसा दिया। मैं तो ये सीट खाली करूंगा। अब देखिए सहयोग बनता है। आदरणीय मेरू सिंह जी
गंगानगर में तीसरे नंबर पर है और बाली में जाकर के गए तो वो सरकार नहीं, और बाकी चारों जगह सरकार नहीं बनती। और उससे पहले एक काम और किया, बैठे राजेंद्र जी आप, जनता दल के साथ समझौता था, तो वो जो हमको पीरियड मिला, उस पीरियड में हमने 28 लोगों को डाल के जनता दल डी बनाया, जिसमें आदरणीय राजेंद्र सिंह जी भी थे और दिग्विजय सिंह जी उनके अध्यक्ष बने। उन सबको टिकट दिया और वो सब जीते, इसीलिए सरकार बनी दोबारा, नहीं तो सरकार उस समय भी नहीं बनती। तो एक कुशल संगठन का मामला होता है। जब मैं उनको जोड़ा तो लोग कहते कैसे लोगों को जोड़ रहे हो, हमारे विचारों के नहीं। मैंने कहा विचारों नहीं लाएंगे कहां से। मैंने अध्ययन किया पूरा 200 सीट का, तो 80 सीट तो वसुंधरा जी ऐसी थी कि हमारे पास कैंडिडेट नहीं थे, तो उस समय हमने सारा घूम फिर कर किया। ये जो सारे चर्चा हुई, ये जो सारा मेरी जन्मपत्री खोली गई, जन्मपत्री बहुत बड़ी और बड़ी विचित्र, बड़ी उबड़ खाबड़ है, बहुत उबड़ खाबड़ है, और कई जीवन में उतार चढ़ाव देखे। अच्छा हुआ मदन जी ने हमारी कुछ बातें, क्योंकि ये भी मेरे सहभागी में आते थे, ये छोटे से है लेकिन मां खुराबादी है, मां खुराबादी, ज्यादा अनुभव कुशल जी को इनका। लेकिन वो दृश्य था, वो मस्ती का वातावरण था, वो वायुमंडल था, लोग आपस में होमोजेनियस करते थे, दिन में खूब मुरा कुश्ती होती थी, रात को बैठ करके साथ भोजन करते हुए सारी चीजें बुला करके आगे बढ़ जाते थे। और इसीलिए वसुंधरा जी ने गुजरात की चर्चा की थोड़ी सी, बंधुओं गुजरात में 7 का चुनाव होता है, इजी नहीं था, बहुत कठिन चुनाव था। वसुंधरा जी जानती है, इन्होंने बोला नहीं जानबूझ कर, लगता है राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नहीं पता क्या हो रहा है। तो बड़ा विचित्र था मामला। अब जब आदरणीय लक्ष्मण जी की बात करें, मोटरसाइकिल कह सकता हूं आपको, यहां बैठे लोग गवाह है कि मोटरसाइकिल से राजस्थान के प्रत्येक ब्लॉक का कम से कम 3 बार दौरा मैंने बाइक से किया। यहाँ गुजर बैठे, जब गुजरों के गांव में रहना होता था वसुंधरा जी, तो बड़े बड़े खाट इनके पाउडर लगे थे, एक एक खाट में 6-6 सोते थे। ये जो दृश्य जो चला गया, जैसा चीफ मिनिस्टर जी मुख्यमंत्री जी ने बताया आपको, कहां दिलवा खिड़की खानवा का युद्ध हुआ वहां के, मैं मोटरसाइकिल पे वहां बैठा हूं, गंगानगर जाना था, यहां से गंगानगर की ट्रेन चलती थी, जयपुर स्टेशन पे उस समय सीधी बाइक रख देते थे, बाइक रखते हनुमानगढ़ उतरते, संगरिया जाके नाना दौड़ा करते, फिर मोटरसाइकिल से प्रवास करते। वो एक युग गलत था, आज युग बदला है। बदलो, मोटरसाइकिल से आज चार्टर तक घूमने का अगर बनाया किसने, इस पार्टी ने मुझे बनाया है, इस कार्यकर्ताओं ने मुझे बनाया। मैं कह सकता हूं गुजरात का 7 का चुनाव ये मेरे मेहनती कार्यकर्ताओं के परिश्रम का फल है कि जिन्होंने गुजरात में 7 में भी बहुमत हासिल किया। ऐसी कई घटना मेरा और मोदी जी के बीच में भी हुई, मैं आज उल्लेख भी करूंगा उनका। बहुत घटनाएं, अच्छी दोस्ती रही, ये घटनाएं भी बहुत है, लेकिन घटनाओं के बाद भी उसमें से संगठन निकलता था, संगठन व्यक्ति नहीं निकलता था। ये संगठन की कुवत रहती थी, हर डिबेट में संगठन निकलना चाहिए हमारे पास। अब यहां जो बैठे लोग हैं, मैं कह सकता हूं ज्यादा नहीं तो 20-30% के तो नाम सहित लोगों को जानता हूं। कई लोगों ने मेरे साथ 40-45 वर्ष साथ काम किया, कई लोग हैं जो आज ताजा काम करने वाले लोग भी होंगे, और मेरी डांट भी लगभग 20% लोगों ने यहां खाई होगी, ये भी पक्की है। लेकिन डांट में भी प्रेम था, उसमें भी हम कार्यकर्ता का निर्माण करते थे, उसमें से भी हम कार्यकर्ता निकालते थे। उस कार्यकर्ता की वजह से आज पूरे देश में जो वायुमंडल बना है, अति जबरदस्त वायुमंडल, ये लाखों लाखों कार्यकर्ताओं की, आप जैसे कार्यकर्ताओं का परिश्रम का। अब मुझे राज्यपाल बनाया, वसुंधरा जी आपका धन्यवाद, आपने राज्यपाल के अधिकार बताए। कई बार लोग कहते हैं
घनश्याम जी तो मजाक में कह ही दिया मेरे को, एक दिन अकेले जब जयपुर मिले कि बहुत बढ़िया हुआ, आराम से काम मिल गया। साहब आराम का काम नहीं है, मैंने अनुभव किया। 31 को मैंने शपथ ली, कल 31 महीना हुआ, सिर्फ 12 दिन में सिक्किम में रहा हूं। मैं 12 दिन में कम से कम वहां की हर नद को मैंने पहचान ली। और बहुत ताकत है राज्यपाल के पास, अगर करना चाहे बहुत ताकत है। इतनी ताकत आप कल्पना नहीं कर सकते, उसका पास फंड अलग है। और सिक्किम जैसा प्रदेश, मैंने पहला नाथुला का दौरा किया, प्रारंभ में सारे जनरल के साथ बैठना हुआ, ब्रिगेडियर, मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल। उसके बाद मैंने सैनिकों के साथ नाश्ते में बैठा, उनकी राय पूछी, उनकी मन की इच्छा भी क्या अंतर लगता है वो पूछा। डोकलाम से पहले एक काम बहुत अच्छा किया जो आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए। अपने पास भी है बॉर्डर, लेकिन वो इधर गांव नहीं होंगे मेरे ख्याल। प्रधानमंत्री जी ने 22-23 में वाइब्रेंट विलेज के नाम से घोषणा की। सैनिक बैठे हैं कुछ, बॉर्डर में जो गांव आने वाले हैं उन गांव को इतना अच्छा करो। 1460 के लगभग वो गांव तय किए और उन गांवों में 4800 करोड़ की राशि तय की है। और हमारा गवर्नर का काम है कि वहां हर प्रकार का उस गांव में विकास पहुंचे। बंधुओं, सीमा की रक्षा खाली सैनिक ही नहीं, सीमा की रक्षा उस सीमा पर रहने वाला नागरिक भी करता है, उसको भी सक्षम बनाना चाहिए। वहां अगर सुविधा नहीं होगी, वहां अगर साधन नहीं होंगे, वहां उसके पास कोई रोजगार नहीं होगा, तो स्वाभाविक रूप से वो शहर की ओर भागेगा। और इसलिए प्रधानमंत्री जी ने योजना बनाई, 1460 के लगभग गांव तय किए। और हमको पहला क्लास ये दी कि आप लोगों को वाइब्रेंट विलेज जाना है और वाइब्रेंट विलेज में क्या क्या हुआ उसकी जानकारी दीजिए। और मुझे तो बड़ा आनंद आया। मैं डोकलाम से जस्ट 15 किलोमीटर पहले एक नाथान करके का वाइब्रेंट विलेज है, मैं जब वहां गया, बढ़िया हाईस्कूल का भवन बना हुआ लेकिन बंद पड़ा। सरपंच वहां की पढ़ी लिखी, और मुझे सिक्किम में बहुत प्रसन्नता हुई उसमें सुंदर। सिक्किम में पंचायत राज में या लोकल बॉडी में महिलाएं 50% नहीं, 80 से 90% महिलाएं वहां बात करती। अगर 5 सीट है तो 3 महिलाएं चुनेंगे, 2 पुरुष चुनेंगे। इतना बहुत पढ़ी लिखी बच्ची है, खूब होशियार बच्ची है। तब मैंने उनसे बात की, उन्होंने कहा हमारे यहाँ ये हुआ वो हुआ और क्या चाहिए। तो ये जो वाइब्रेंट विलेज की कल्पना है गवर्नर के लिए, तो ये भी बहुत काम है। अब उदाहरण के लिए बताऊं मैं आपको, सिक्किम की कनेक्टिविटी कमजोर है। डोकलाम जाओ, डोकलाम के बाद चौपर पकड़ो, हवाई जहाज बंद है और एक हाईवे है NH10। अब गलती हमारे से क्या हुई कि NH10 हमारा है, नो डाउट। तिस्ता की बाढ़ आई 23 में, 23 में तिस्ता की बाढ़ आने के बाद वो पूरा सिक्किम एक तरह से 1800 मेगावाट के तो हमारे प्लांट ले गए हाईवे पर, 1800 मेगावाट। तो रोड गलती क्या हुई, उस रोड की मेंटेनेंस PWD बंगाल को दे दी। अब बंगाल का क्या इंटरेस्ट, बंगाल सोचे अगर ये रोड ठीक नहीं होगा तो स्वाभाविक दार्जिलिंग होकर टूट जाएगा, और जब दार्जिलिंग हो जाएगा तो रेवेन्यू बढ़ेगी। जब मेरे पास ये विषय है, बेचारा मुख्यमंत्री 2 साल से परेशान, मंत्रिमंडल लोग परेशान। मैंने कहा क्या बात है साहब ये, मैंने कहा चलो 1-2 दिन में करते। मैं दिल्ली आया, दिल्ली आकर के मैंने कहा भाई ये क्या कमी है, ये क्यों होना चाहिए, NH को तो। और 2 दिन के अंदर मेंटेनेंस PWD से छीन करके NH ये गवर्नर का काम है। पूरे क्षेत्र में गवर्नर की हो गई। अरे हाँ, अब पे कोई मर्द आया, मेरे का राजस्थान में जब कमेटी लेके गया, तो मैं जब 17 की कमेटी लेके गया, एविएशन कमेटी थी, वहाँ एयर स्ट्रिप नहीं थी। मैंने कहा एयर स्ट्रिप क्यों नहीं होनी चाहिए, हलचल मचाई थोड़ी। उस समय चामलिया मतलब मुख्यमंत्री थे, हलचल मचाई, दिल्ली बात की, धीरे धीरे काम चला और 18 में प्रधानमंत्री जी ने एयर स्ट्रिप का उद्घाटन किया और ATR उतरने लगा। अब वहां भी क्या चूक होती है कि हमने 3 साल का एग्रीमेंट कर दिया स्पाइस जेट। मैं गवर्नर का काम बता रहा हूँ, जबरदस्ती काम लेने वाला चाहिए उसमें, जबरदस्ती आओ मुझे बाद में काम। तो बाद जब ये पता लगा कि समझौता स्पाइस जेट से कर दिया 3 साल का, मैं 3 साल तो खत्म हो गए, स्पाइस जेट चलाती नहीं, स्पाइस जेट पूरे देश में बराबर नहीं चलती।
मैंने तुरंत दिल्ली में एविएशन मिनिस्टर नायडू को बुलाया, घर पर बुलाया। मैंने कहा भाई ये क्या चालू करो। कल मुझे वहां से मैसेज आया है कि अपनी एयर इंडिया और इंडिगो दोनों फ्लाइट चलाने के लिए तैयार है, और मेरा विश्वास है कि 2 महीने के अंदर अंदर वहां एविएशन चालू कराऊंगा। एटीआर उसके लक्ष्य इस काम हमको करना पड़ा। मैं घूमता उस वहां के केविको को देखने गया, और वहां जो फूल है वसुंधरा, अगर उसका मार्केट हो, हर घाटी का अलग फूल है, और दुनिया में नहीं है। जिसमें उत्तर सिक्किम जो है, जो बिल्कुल स्विट्जरलैंड से भी कहता हूँ अच्छा है, टोटल ग्लेशियर है। अगर उस फूल की मार्केटिंग की जाए ना, वर्ल्ड में ऐसा फूल नहीं है, इतना जबरदस्त रेवन्यू हो सकता है। उसी समय बीच में मुझे एक रस्ते में मिल गया, पागल खत्ती दिमाग के तो होते हैं ना सब जगह, एक PhD किया हुआ डॉक्टर मिल गया। उसने मेरी गाड़ी को रोका कि सर मेरे थोड़ा पड़ोस में 12 किलोमीटर आप मेरे वहां चलो। मैं काम क्या है कि आप चलो, जबरदस्ती चलो। उसकी जिद आगे थी, मेरे ACD साहब ने करना है, आपके कार्यक्रम में नहीं जाना। मैंने कहा देखो भाई, मैं जनता का हूँ, जनता के बीच में जाऊंगा ACD साहब, मैं तो जाऊंगा। मैं गया, अब देखे मैंने वहां क्या कल्पना की होती है। वहां पहाड़ में खरगोश होता है जिसको अंगोरा बोलते हैं, और वो अंगोरा खरगोश की गूंज इतनी जबरदस्त होती है और इतना जबरदस्त काम है। अब वो पागल खपती दिमाग एकदम घाटी के घरार पर एक पट्टियां रख करके, पत्थर की पट्टियां रख करके देसी लूम लगा रखे, 12 लोगों को रोजगार दे रहा, 12 लोगों को। और एक बच्ची महाराष्ट्र की रहने वाली जो डिजाइन में PhD कर रही है, वो वहां ट्रेनिंग दे रही है, डिजाइन की वहां ट्रेनिंग दे रही है। मेरा मन बड़ा प्रसन्न हुआ। मैं तुम्हारा मार्केट का क्या है, सब मार्केट ही नहीं, इसीलिए तो आपको बुलाया। मैंने कहा मार्केट देना मेरा काम, इतना बढ़िया। मैंने शॉल देखी, मैंने टोपी देखी, मैंने मफलर देखे। शायद वसुंधरा जी आपके पास भी ऐसा शॉल नहीं आया होगा, आपको तो भेज सकता हूं। तो मैंने तय किया कि आज से सिक्किम पहुंचे, गंगटोक पहुंचे, राजभवन में और मुख्यमंत्री निवास में अगर कोई शॉल आएगी खरीदी हुई तो आएगी उस पर मालक की, और उसी से कम से कम मैं रोज ये आया शॉल उठाओ, ये आया शॉल उठाओ। और शॉल जब हमारे घर में है, क्यों नहीं वो वहां से खरीदी जाए। हमने निर्णय किया अगर शॉल खरीदनी है तो मोदी जी का लोकल फॉर वोकल वाली बात है, हम यहाँ से खरीदेंगे। और शुरुआत हुई, तुरंत दोनों हाउस ने 400 शॉलों का ऑर्डर दिया, 1 महीने का रोजगार उसको मिला। वापस जाते मैंने कहा हैंडलूम डायरेक्टर को बुलाऊंगा, इतना बड़ा विभाग करता क्या, क्यों नहीं लोगों को फ्लोर पे रहता है, ये हमको करना है। इसलिए आप ये मत सोचना भाई कि मैं मौज करने क्यों, ये गलत फहमी निकाल दो सर। मैं आपको कैसे आप तो जानते नहीं क्या, तो वहां काम करने की बहुत क्षमता है। और मैं तो कहता हूं, मैं बताऊंगा आपको, मेरे से पहले जो गवर्नर थे, गवर्नर हाउस का ही काम उनके मन में आया। वो भी हमारे बनारस के मेरे अध्यक्ष बनाया था उनको, जब यूपी का प्रभारी था, तो उन्होंने बच्चों की परीक्षा की चिंता की। तो उन्होंने 4-5 लेयर में कुछ बच्चों को इकट्ठा करके उनको परीक्षा दी। उसमें से 5 बच्चे सिलेक्ट हुए UPSC के लिए। और मुझे गर्व है कि मैंने 5 बच्चों को सर्टिफिकेट देके पूरा खर्चा उनका कोचिंग का गवर्नर हाउस उठाएगा, ये मैंने निर्णय किया। और उसकी पब्लिसिटी की हुई है, और बच्चों की नहीं पब्लिक। और उनको कहा है तुम ढंग से रहोगे, वहां मोबाइल में नहीं रहोगे, मैं दिल्ली आऊंगा, तुम्हारे कमरे पे आऊंगा, मैं देख के जाऊंगा। बच्चों तुम मेरे परिवार के लोगों, गवर्नर हाउस के परिवार के बच्चे हैं 500, और ये कंटिन्यू आगे बढ़ाता जाऊंगा। ऐसा काम कर सकता है, किसी को लिखा हुआ थोड़ी है किताब में, कोई कानून थोड़ी कहता कैसा करो। हमारी इच्छा शक्ति होती थी, हमारे मन की कल्पना होनी थी कि हम क्या कर सकते। तो करने को बहुत है, बहुत काम करने को। और हिंदुस्तान जिस ढंग से आगे बढ़ रहा है, और सिक्किम में ठीक काम मोदी जी ने कि चाइना चारों तरफ से लगा हुआ। वैसे तो 5 देशों की मिलती है सीमा, लेकिन मेजर हिस्सा चाइना के पास है। और मैं जब वहां गया मथुरा, तो चाइनीज कमांडर भी थे, उनको पता लगा कि गवर्नर साहब आए हुए, तो मिलने की अच्छा करी। हम मिले हुए प्रेम से, हमने उसको मिठाई खिलाई, बातचीत हुई। तो ये चीजें आखिर में बढ़ानी पड़ेगी। अब वहां जाके मुझे एक नई चीज आई, मैं चाहता हूं मैं राजेंद्र जी से इस विषय पर, राजेंद्र जी बहुत बड़ी घटना तो नीचे फ्लोर तक नहीं गई। 1967 में
जब चाइनीज ने आक्रमण किया पर्टिकुलर नाथुला क्षेत्र में, तो अपने यहाँ के शरद सिंह जी जो लेफ्टिनेंट जनरल होकर रिटायर हुए, वो वहां ब्रिगेडियर थे, वो देख रहे थे मेरे सैनिक मारे जा रहे। उन्होंने अपने मेजर जनरल से पूछा नो, लेफ्टिनेंट जनरल से पूछा नो, दिल्ली में बैठे हेडक्वार्टर जनरल ने पूछा नो। शरद सिंह जी ने कहा, मुझे मेरा गर्व था, भूल गया कि राजस्थान का व्यक्ति ऐसा कर सकता है। उन्होंने कहा मैं मेरे सिपाहियों को मरने नहीं दूंगा, और उन्होंने जो मारा है वहां 15 दिन तक 3,000 या 4,000 सैनिक जानते होंगे, 3 या 4,000 व्हाइट फ्लैग लेके खड़े रहे। इतिहास का इतना बड़ा पन्ना हमारे दिमाग से बिजू। मैंने तय किया, मैं सहयोग करना चाहूंगा यहाँ के लोगों को, टंडन साहब वगैरह सबका, इस पर कोई डॉक्यूमेंट्री बन सकती है क्या, इस पर कोई पुस्तक लिख सकते हैं क्या, उनके परिवार में से कोई चीजें फोटोग्राफ ला सकते हैं क्या, हमको वो इकट्ठा करना चाहिए। आज जो काम नहीं करना, अरे करो तो सही, आगे तो बढ़ो। और आगे बढ़ने में अब कुछ हंसी मजाक भी होती है, बदमाशी भी होती है, मस्ती भी होती है। वसुंधरा जी ने कहा सब रात को ही करते थे क्या, ये बात भी सही है। और ये बात सही है, शुरू से मैं बिल्कुल एकदम गाँव का रहा हूँ और गाँव में पला हूँ। आज भी मेरे गाँव में 800 वोट भी पूरे नहीं है, तो उसकी वजह से एक मन की इच्छा और कुछ करने की कल्पना गाँव में रहने वाले व्यक्ति आने की। स्कूल जाना है साइकिल से जाना पड़ेगा, चलाओ 5 किलोमीटर साइकिल, ऐसा नहीं बस आ रही है। तो ये जो चीजें हमको करनी पड़ेगी। आप लोगों ने बहुत मेरा सम्मान किया, अब सम्मान का मैं आदि नहीं हूँ, और कहता हूँ जो सबने कहा, मैं आपको तहे दिल से कहता हूँ, आइए सिक्किम घूमने, राजभवन आपकी पूरी सेवा में देगा। खर्चा होगा उसकी चिंता मत करिए। ये हमेशा से अमीर रहा है, फकीर को भी अमीर रहा है। और मैं और निमंत्रण देता हूँ, आइए सिक्किम, और बहुत सुंदर सिक्किम है, आपको घुमाने की व्यवस्था राजभवन की होगी, और ठहराने भी राजभवन में ठहराऊंगा। लेकिन एक मेरे सामने भी परेशानी है, मेरे सामने भी परेशानी है। अब जो आदमी 24 घंटे कार्यकर्ताओं के बीच में रहा हो, जिसको चौपाल के बिना रोटी नहीं भावे, जिसको हथेली के बिना चाय नहीं पी जाए, जिसको घनश्याम जी से बात के बिना नहीं रह जाए, 2-4 बातें राजेंद्र जी को कहे बिना नहीं रह जाए, तो उसको बांध दिया एडी से जाओगे, प्रोटोकॉल लगेगा, वो लगेगा। ये संकट मेरे सामने सहन करने की कोशिश कर रहा हूँ, धीरे धीरे उस पर ढलने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन बड़ा संकट है मेरे साथ। अब कोई ऐसा आपको मिलेगा, आप यहाँ बैठिए, वहाँ बैठिए, बड़े लगा रखे रहते, वो कानून करो, क्या कानून करो भाई, मैं तो जनता का आदमी। और मैंने वहाँ सार्वजनिक बयान दिया है, ये गवर्नर हाउस में बैठने के लिए नहीं आया है, ये गवर्नर हाउस जनता के लिए खुला रहेगा, और 24 घंटे जनता को मिलूंगा, ये भाव लेके जाओ। आप सब ने इतना बड़ा कार्य कर दिया, एक बार पुणे वाला जी और आपकी पूरी टीम को, ऐसे अग्रवाल साहब, पुनीत जी, आपकी पूरी टीम को मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने इतना परिश्रम करके इतना ऐतिहासिक कार्य किया। मेरे ख्याल से बहुत समय के बाद इस प्रकार का बिरला होटल में बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत